हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम शिक्षा विभाग द्वारा जारी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर ईयर 2025 देखेंगे। इसके साथ साथ में हम सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी इस्तेमाल करेंगे और उसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इजीली मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ने से पहले विश यू वेरी हैप्पी एग्ज़ाम्स। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास में किन किन चीज़ों के नंबर्स होते हैं। पैसेज के नियर अबाउट हमारे पास में 16 नंबर्स होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड 5 नंबर्स के, और फिर टैक्स से हमारे पास में होपफुली 4 नंबर के। इस तरह से टोटल हमारे पास में 60 नंबर होंगे। फिर नोट मेकिंग 4 नंबर्स के, फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर्स के। तो इनाल अगर इनका टोटल करें हम तो 25 नंबर्स होते हैं जो कि पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है। अगर आप पेपर को अच्छे से समझेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग से करेक्ट आंसर को ढूंढने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आपको सही आंसर्स मिल जाएंगे एंड यू विल गेट मिनिमम 25 मार्क्स। ये तो हो गई पासिंग टेक्निक्स। अब आगे देखते हैं तो हम एप्लीकेशन भी देख रहे हैं और लेटर्स भी देख रहे हैं, तो जिसके लिए हमें फॉर्मेट बेस्ड आंसर देना होता है। तो अगर इसको मिला ले तो हमारे पास में 29 नंबर्स होते हैं। अब विभाग द्वारा हमारे पास में 1 लाइनर्स इशू किए जिसके अंदर हमको MCQs या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए जो कि हमारे पास में 4 नंबर्स के आएंगे। शॉर्ट आंसर्स प्लस डू एज डायरेक्टेड, टोटल मिला के हो जाते हैं 29 नंबर्स। दैट मीन्स यू विल गेट 58 मार्क्स, दैट इज़ मोर देन 70%। अब इसके अतिरिक्त जितनी चीज़ें बच जाती दैट इंक्लूड AC हो गया, पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो गया और लॉन्ग आंसर्स हो। तो आपको समझ में आ गया कितना ईजी है। अब इसके आगे हम जितने भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी सैम्पल पेपर्स है, उसमें मैक्सिमम संभावना है कि पैटर्न तो आपका ऐसा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। बीच बीच में मैं आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊँगा ताकि आप इजीली पेपर्स को सॉल्व कर सकें। तो सेक्शन फर्स्ट ए रीडिंग, दैट मीन्स अनसीन पेजेस है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चिल्ड्रन। डिसिप्लिन बच्चों के लिए क्या करता है। तब इसका हमें आंसर देखना है। जब देख लेते हैं हम पैसेज में तो हमें क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करने के लिए जो क्वेश्चन में वर्ड्स दिए हैं उसे, और जो आंसर हमें लग रहा है कि ये ऑप्टिमम आंसर होगा या सही आंसर होगा, उसको हम वहाँ पे मैच करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर्स एंड मेक हिम अ गुड सिटीजन। ये आपको मिल रहा है, दैट मीन्स आपका फर्स्ट ई वाला जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। देन सेकंड देखते हैं, व्हाट इविल डज द चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, मेक हिम हैप्पी, कैच कोल्ड एंड फॉल इल, बिकम्स अ वेवर्ड, डेवलप डिसिप्लिन इन हिम। चलिए मिलने देखते हैं इससे रिलेटेड हमको क्या चीज़ें मिल रही। सेकंड यहाँ पे दिख रहा है, द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ओन वे। ये देख लेते हैं, दिख रहा है हिज ओन वे, दिख रहा है आपको, इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, मतलब हिज ओन वे, बिकम्स वेवर्ड। तो अब ये आंसर मिल रहा है हमें, वेवर्ड मिल गया, बिल्कुल मिल रहा है, दैट इज सी, बिकम्स अ वेवर्ड। ये हो गया हमारा आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड, व्हाट आर गुड हैबिट्स, रनिंग इन द सन, प्लेइंग ऑल द टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड। अब इससे मैच करते हैं, गुड हैबिट्स मिलाना हमको। यहाँ से हमें अ चाइल्ड whose habits have been disciplined and who has been taught to rise early, attend to his lesson properly, takes physical exercise at a proper time and avoid things that are injurious। तो गुड हैबिट्स वाले अगर हम सेंटेंस में देखें तो हमें लास्ट में जो चीज़ मैच कर रही वो है अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस। क्या हमारे पास में इंजरियस है ये, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस। बाकी रिमेनिंग 3 ऑप्शन जो है वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस। देन फोर्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबाउट टेक्स्ट। अब इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन हो सकता है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, देन इंपॉर्टेंस ऑफ डेली रूटीन है, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर है। इसमें हम देखें तो हमें देखिए डिसिप्लिन यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, देन और कहीं मिल रहा होगा डिसिप्लिन वर्ड आ गया। तो दैट मीन्स जो वर्ड आपको मैक्सिमम टाइम आएगा उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक भी होगा, टाइटल होगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। देन व्हाट डज स्पॉइल्स मीन, स्पॉइल्ड का मतलब क्या है। अब इसको पैसेज में समझने की कोशिश करते। द स्पॉइल्ड चाइल्ड हु हैज़ बीन अलाउड टू रन हिज ओन कोर्स विल शो वाइज इन यंगर डेज। तो अब इससे हम समझने की कोशिश करते, ग्रेटनेस महानता चल रहा है, इंजरियस डिस्ट्रॉय डिसिप्लिन। यहाँ से समझने की कोशिश करते, स्पॉइल्ड चाइल्ड
who is allowed to run his own course will show wise in younger days. His parents would wish that he had not been born at all. अभी लास्ट सेंटेंस में अगर देखें तो ये बता रहा है कि उसके पेरेंट्स चाहेंगे कि ऐसा होता है कि वो बॉर्न ही नहीं होता. दैट मीन्स वो नेगेटिव सेंस में बता रहा है. तो इस तरह से अगर हम आगे और पीछे को सेंटेंस हमको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बराबर पता चल जाएगा कि इसका आंसर डिस्ट्रॉयड होना चाहिए. डिसिप्लिन होता तो माँ बाप तो अच्छा चाहते हैं ना बच्चे. इंजुरियस का कोई लेना देना नहीं. ग्रेटनेस पॉजिटिव साइड में है, ये भी नहीं मैच कर रहा. चलिए ये देख लीजिए आपके पूरे आंसर्स. व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर द चाइल्ड? फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन. What evils does a child pick up when he is allowed to do what he likes? Becomes wayward. स्वच्छंद हो जाएगा, बेलगाम हो जाएगा. What are good habits? Avoid things that are injurious. ये भी देख चुके हैं, जो हानिकारक है उस चीज़ को अवॉइड करना छोड़ना. Which of the following is the appropriate title for the above text? Importance of discipline. हमने 2-3 बार देख लिया कि डिसिप्लिन हम वर्ड आ रहा है. What does spoiled child? Destroyed. तो देख लिया आपने, पूरे के पूरे आंसर सही हो गए हैं. तो अगर आप इसी तरीके से देखेंगे, हमने आंसर्स बाद में देखे और चीज़ों को पहले समझने की कोशिश की. दैट मीन्स ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप पूरे के पूरे आंसर सही करें. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. और आप पैसेज के लिए, इससे पहले मैं एक चीज़ जोड़ दूँ कि आप कम से कम 3 बार पैसेज पढ़ें, चाहे आपको समझ में आए या ना आए. आपको जो क्वेश्चन में वर्ड दिए और जो ऑप्शन में वर्ड्स दिए, उन दोनों को आप पैसेज में ढूंढने की कोशिश करिए. जो आपको आंसर मिलता जुलता मिल जाए, वर्ड्स मैच करे और जो आपके ऑप्शन में अवेलेबल है उसको आप टिक कर दे. डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अगेन आपका 5 नंबर्स का पैसेज है, ये भी उसी तरीके से सरल होगा. देन फ्रॉम, अब वहाँ पे हम ऑप्शंस दिए थे, यहाँ पे हम ऑप्शंस नहीं दिए. फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल. अब ये जितने भी वर्ड्स दिए, इसको हम कोशिश करते कि हमारे पास में ये मैच हो जाए. देखिए, प्लेट मेड अप ऑफ गोल्ड फैल फ्रॉम हेवन, ये आपका आना चाहिए. तो इसका आंसर्स लिखना भी देख ले क्या होना चाहिए. फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल, तो आंसर हो जाए द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल. डिड है तो फॉल का फेल हो जाएगा, फेल फ्रॉम हेवन. ये आपको दिख रहा, गोल्ड फेल प्लेट. अब क्वेश्चन में सिर्फ प्लेट ऑफ गोल्ड लिखा हुआ, तो प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट. नेक्स्ट देखते, हु वॉज अवॉर्डेड द प्लेट, किसको अवार्ड की गई थी, तो इसका भी आंसर मिल जाएगा. द प्रीस्ट, लास्ट में देखिए सबसे लास्ट में आ रहा है. ये चीज़ आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है कि लास्ट में है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता. द प्रीस्ट अवॉर्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर, किसको अवार्ड किए थे? द प्लेट वॉज अवॉर्डेड, ऐसा आना चाहिए, टू द पुअर फार्मर. ये हमारा सेकंड आंसर हो गया. वॉट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट. अब इसको भी देख लेते. द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट, इट टर्न्स टू लेड. जैसे ही रिचेस्ट मैन ने, सबसे सर्वाधिक अमीर आदमी ने, सबसे अमीर आदमी ने जैसे छुआ प्लेट को, तो वो लेड में बदल गई. नेक्स्ट, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब इनवाइटेड. इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित किया था. इज क्या होना चाहिए? अभी कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं हम. नाउन फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या है? ऐड सफिक्स टू वर्ब मिला लीजिए आप. फॉर एग्जाम्पल TI1 जोड़ के, तो इनवाइट में हम TI1 जोड़े तो इन्विटेशन हो जाएगा. वैसे ENS जोड़ के आपका अपेयरेंस हो जाएगा. मेंट जोड़ के अपॉइंटमेंट हो जाएगा. SION जोड़ के डिसीजन हो जाएगा. तो इस तरह से आपका क्या आंसर हो जाएगा? इन्विटेशन हो जाना चाहिए. आंसर शुड बी इन्विटेशन. नेक्स्ट देख लेते हैं, आंसर सब मिल जाएंगे. द वर्ड इंस्क्राइब मीन, इसको हम देखते हैं कि इंस्क्राइब का क्या मीनिंग होता है. दीज वर्ड्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन द प्लेट, प्लेट के ऊपर इंस्क्राइब किए हुए थे. अब इसका आंसर देखना पड़ेगा क्या है. ये ऑप्शन में देखते, काव, टू रीड, पेंट एंड टू राइट. अब यहाँ पे अगर हम देखें, रीड, पेंट, राइट की कोई बात ही नहीं आ रही है. यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लेट की बात हो रही है, जो कि एक मेटल की है. दीज वर्ड्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन द प्लेट, उसके ऊपर, प्लेट के ऊपर क्या करेंगे? लिखे होते. और कैसे लिखे होते? उकेर के लिखे होते रहते प्लेट के ऊपर या कोई भी मेटल के ऊपर. तो वहाँ पर क्या होगा आपका सही आंसर? रीड का तो कोई लेन देना, राइट भी नहीं लिख देना, टू लिखना भी नहीं होता, प्रिंट करना नहीं है. टू काव मतलब उकेरने को हम कहते हैं. आंसर देख लें. फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल, द प्लेट ऑफ गोल्ड फैल फ्रॉम हेवन, ये आंसर हो गया. देन हमारा सेकंड देखते हैं, हु वॉज अवॉर्डेड द प्लेट, द पुअर फार्मर, आंसर दिखा था हमारा, वॉज अवॉर्डेड द प्लेट. वॉट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट, द प्लेट टर्न इनटू लेड, ऐसा भी लिख सकते हैं. व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट, इट टर्न्स इनटू लेड, या फिर द प्लेट टर्न्स इनटू लेड, ऐसा भी. द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब इनवाइटेड का क्या हो गया? इन्विटेशन. जो हम देख रहे हैं, रूल्स भी देख लिए. द वर्ड इंस्क्राइब्स मीन्स टू काव. चलिए आगे देखते हैं. सेक्शन बी आ गया. अभी तक हम 10 नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चले. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो.
that follows. Make note on the basis of your reading using recognizable abbreviation wherever necessary. आपको पहचानने योग्य, रिकॉग्निजेबल का मतलब होता है पहचानने योग्य, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो इनका उपयोग करके आपको नोट बनाना है। अब नोट बनाने के लिए एक सिंपल सी बात होती है कि हमारी बोलने की स्पीड तो ज़्यादा होती है, लेकिन नोट बनाने में हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट का लिखना होता है जो हमें सिर्फ अर्थ सही स्पष्ट करे। तो इसलिए जो हम स्ट्रक्चर के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, जिनकी आवश्यकता नहीं उसे बिल्कुल याद नहीं करेंगे, हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और नोट बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अगर इसको पढ़ने की कोशिश करें, स्पाइडर हमें दिख रहा है, स्पाइडर दिख गया, यहाँ पे स्पाइडर दिख रहा है, हमें स्पाइडर दिख रहा है, स्पाइडर दिख रहा है। दैट मीन्स पूरा का पूरा ये टॉपिक आपका स्पाइडर रिलेटेड ही होगा। चलिए अब आप इसको रीड करना है, रीड करेंगे, उसके बाद में हमको जो फॉर्मेट होता है उसको हम समझने की कोशिश करें। स्पाइडर हमने पहला पॉइंट दे दिया, उसके सब पॉइंट क्या है, मैन्स फ्रेंड, फिर उसका बी पार्ट डिस्ट्रॉय हार्मफुल, INCT दिया, तो इसका हमने शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जो कि हम इंसेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। देन सी डिवोर क्रॉप ईट स्मॉल इंसेक्ट कॉज डिसीजेस टू अस एंड फार्म एनिमल्स एंड टॉर्मेंट स्किन। ये सब चीज़ें आपको वहीं पे ऊपर मिल जाएगी। देखते हैं मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है हमें। स्पाइडर मैन्स फ्रेंड लिख लिया, बेस्ट फ्रेंड्स भी दिख रहा है। अब डिस्ट्रॉय हार्मफुल इंसेक्ट्स, मैनी की जगह हम मैनी हटा देते, जो काम की उसको देखते हैं। फिर डिवोर क्रॉप निकल लेती है, फिर कॉजेज डिसीजेस ये भी लिख दिए, किसको, इसको फार्म एनिमल्स को लिख दिए। फिर उसके बाद में हमें भी करती है, और फिर टॉर्मेंट और स्किन हमारे इसको ख़राब करती है। यहाँ तक हमने देख लिया, हमारे बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि 2 ग्रुप्स के बारे में बताया हमने। वीविंग स्पाइडर एक हो गया और दूसरा हमने बी पार्ट में लिखा हंटिंग स्पाइडर। अब उनकी कुछ क्वालिटीज़ बताई गई। बिगर एसपीएन बताया क्या है वो भी हम नीचे देख लेंगे। शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया, लॉन्गर लेग्स, स्पेशल क्लॉज, बेटर टच ऑफ, बेटर सेंस ऑफ टच। वैसे ही हंटिंग में स्मॉलर स्पिनेट्स, थिकर लेग्स, बेटर आईसाइट्स। एब्रीवेशन में मैंने क्या किया था, INCT के लिए इंसेक्ट्स लिख दिया, एंड के लिए सिंबल बना दिया। SPN किसके लिए लिखा, स्पिनेरेट्स, स्पिनेरेट्स। अब इसके बारे में और चीज़ें हम शॉर्ट पे लिखी है, लेकिन उसको हम वहाँ लिखते हुए यहाँ पे लिखते, पार्ट्स ऑफ अ बॉडी फ्रॉम विच द सिल्क कम्स आउट। आप चाहे तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं क्लास में लिखे, हमने लिखा तो उसको पहले भी लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें पैसेज में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हमने पहले पार्ट में देख लिया कि स्पाइडर हमारे फ्रेंड्स होते हैं हैंड्स की, और कुछ बीमारी फैलाते हैं। अभी हमें दिख रहा है कि 2 ग्रुप्स है स्पाइडर, वीविंग स्पाइडर एंड हंटिंग स्पाइडर, बिल्कुल सही। व्यूअर्स क्या है, बिगर स्पिनेरेट्स होते हैं उसके, ये उसके डिस्क्रिप्शन जो हम लास्ट में लिखे हुए हैं। फिर जनरली मच लॉन्गर, किसकी बात है, लेग्स की बताती है, वो भी स्पेशल क्लॉज होते हैं। फिर हंटिंग स्पाइडर्स के बारे में बताया है, ठीक है, स्मॉल स्पिनेरेट्स, फिर स्ट्रॉन्ग थिकर लेग होते हैं, और उसके साथ में बेटर आईसाइट्स होती हैं। और दूसरा इसमें बट द व्यूअर्स में क्या होता है, सेंस ऑफ टच बढ़िया होता है। अब यही चीज़ें हमने पूरी की पूरी अलग से निकाल के उसको पॉइंट वाइज अरेंज करके ये फॉर्म बन दिया, ठीक है। इस तरह से आपको नोट बनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। देन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं टाइटल। टाइटल हमने कई बार देख लिया कि स्पाइडर है, टाइटल स्पाइडर्स हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं कि नियर अबाउट मोर देन 3 to 4 टाइम्स हम स्पाइडर्स के बारे में देख रहे हैं। अगर आपको मीनिंग पता भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर भी बताता हूँ। स्पाइडर्स मतलब होता है मकड़ी, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पाइडर, ये भी हो सकता है। आपको अगर ये नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बताऊँ वही सही होगा। टाइप्स ऑफ स्पाइडर्स हो सकता है, इसके साथ साथ में, या फिर फीचर्स ऑफ एंड देयर फीचर्स हो सकता है, या फिर फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पाइडर्स भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही यूनिवर्सल टॉपिक होगा, तो ये भी बहुत इजीली हो जाता, आपको अलग से कुछ भी याद नहीं करना पड़ा। ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ पता हो, लेकिन फिर भी आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो और मिनिमम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे आपका पहला दिख रहा है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट एक पार्ट लिया, उसके अंदर हमने सब पॉइंट्स दिए, फिर दूसरा पार्ट लिया, फिर उसके अंदर सब पॉइंट लिए, और लास्ट में हम क्या करेंगे, एब्रीविएशन बोला है तो वो दे देंगे एब्रीविएशन, और फिर टाइटल। तो टाइटल के लिए आपके मिनिमम मान के चलिए कि 1 नंबर तो मिलना ही मिलना है आपको, 1 to हाफ नंबर आपको एब्रीविएशन का मिल जाएगा, और 1 नंबर आपका स्ट्रक्चर का मिल जाएगा जो आप ये पार्ट में बना रहे हैं। इसका फर्स्ट का इस तरह से 1 to ABC, फिर सेकंड का AB, ये आपका स्ट्रक्चर होता है नोट का, इसके 1 नंबर आ जाएंगे। और फिर पूरा का पूरा ओवरऑल आपका हाफ नंबर 2 1 है कि अंडरस्टैंडेबल है या नहीं, जो चीज़ें बताई गई पैसेज में
क्या आपने उसी को व्यवस्थित रूप में लिखा है, तो फिर हम मानेंगे कि आपका नोट द बेस्ट है। होपफुली आप एग्ज़ाम में इन चीज़ों को याद रखेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। देन क्वेश्चन फोर्थ, यू आर आलोक शर्मा, a student of class 10th in the government high secondary school Rajgarh. Write an application to the principal of your school requesting him to issue you books from the school book bank. आप आलोक शर्मा हो, 10th के स्टूडेंट हो, स्कूल का नाम आपका गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल राजगढ़। आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, किस बात के लिए? टू रिक्वेस्ट है, मुझसे निवेदन करना है कि वो आप स्कूल बुक बैंक से आपको बुक्स प्रदान करें। चलिए, न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से इस तरह से लिखेंगे हम, अन्यथा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल से। अब आपने क्लास 10th लिख लिया, आपकी नाम हम लास्ट में देंगे, अभी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एड्रेस ऐसे एड्रेस इसको इंक्लूड किया, क्लास 10th गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, डेट आपकी 8 जनवरी 2025, फिर आगे आपको टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, सब्जेक्ट क्या है आपको वहीं से क्वेश्चन से, रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, बिल्कुल मिल रहा है आपको, रिक्वेस्ट टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, ऐसा हो सकता है, आपको मिल गई ये सब चीज़ें। देन रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट, मैं विनंतीपूर्वक कहना चाहता हूँ कि दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन द स्कूल में मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी गरीब किसान है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई बुक्स, मैं किताबें खरीदना वह नहीं कर सकता, मतलब मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं किताबें खरीद सकूँ। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू काइंडली इशू मी बुक्स, मुझे प्रदान करे, कृपया करके प्रदान करे, फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक से। आई एश्योर यू, एश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना, आई एश्योर यू दैट आई विल टेक गुड केयर ऑफ द बुक्स, मैं बहुत अच्छी केयर करूँगा, देखभाल करूँगा, एंड रिटर्न दैम इन गुड कंडीशन, उसे अच्छी स्थिति में वापस कर दूँगा, रिटर्न है ना वापस करना। लास्ट में थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, या फिर आप थैंक यू लिख कर भी ख़त्म कर सकते हैं। यूअर्स फेथफुली लिखना चाहो, आप सिंसियरली लिखना चाहो, दोनों चलेगा, ओबिडेंटली लिखना चाहो वो भी चलेगा। फिर लास्ट में जो आपको नाम दिया वो आपका नाम आना चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं दिया है तो आप सिर्फ नाम लिख के छोड़ दें। और आगे देखते, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर, लड़के के लिए हिम या हर लड़की के लिए, टू योर बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए निवेदन करें। तो हम पहले क्या है, एड्रेस लिख देंगे, 45 टी नगर भोपाल, हमें एड्रेस नहीं दिया, कोई भी आप एड्रेस लिखिए, फिर उसके बाद में डेट लिखना है आपको। डियर फ्रेंड, जो भी आपको फ्रेंड का नाम होगा वो हम फ्रेंड का नाम लिखें। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू आर डूइंग वेल, आप अच्छे होंगे। आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी, मैं आपको अपनी बर्थडे पार्टी के लिए लिख रहा हूँ, विच विल बी हेल्ड ऑन 15th जनवरी एट माई हाउस, जो कि मेरे घर पर 15th जनवरी को मनाई जाएगी होगी। द सेलिब्रेशन विल स्टार्ट एट 5 PM, वो सेलिब्रेशन 5 PM पे स्टार्ट होगा एंड कंटिन्यू टिल 8 PM। अब इसके जगह पे आप लिख सकते हो इन्वाइटिंग टू माई बर्थडे, उसकी जगह पे आगे लिख सकते हैं, हम डेट लिख देंगे यहाँ पर, डेट कितनी है आपकी 15th जनवरी, इस सेंटेंस की जगह पे आपका टाइम लिख दिया आपने 5 PM टू 8 PM, इस तरह से भी आप 2 लाइन की जगह पे ये लिख सकते हैं, आपको उसको शॉर्ट और सिंपल बना सकते। आगे लिख, इट वुड बी ग्रेट टू हैव यू हियर, बहुत अच्छा होगा आपको यहाँ पाकर, एंड शेयर दिस, साझा करेंगे दिस स्पेशल डे विथ यू, और मैं आपके साथ में दिन साझा करूँगा स्पेशल डे में। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति की आस में। बेस्ट रिगार्ड, अच्छी शुभेच्छा। यहाँ पर हमें शीतल नाम नहीं दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में हम सिर्फ नेम लिख देंगे। राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स में आपको एक निबंध इसे लिखना। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे हम निबंध देखते। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इंटीग्रल मतलब होता है अभिन्न भाग है हमारे जीवन का। दे कंट्रीब्यूट यानी प्रदान करते हैं या योगदान देते हैं टू फिजिकल फिटनेस में, भौतिक रूप से चुस्त तंदुरुस्त रहने में मदद करते हैं। मेंटल वेलबींग, हमारी मानसिक स्थिति को अच्छा बनाए रखने में, और कैरेक्टर बिल्डिंग, और हमारे कैरेक्टर को, चरित्र को निर्माण करने में मदद करते हैं। एंगेजिंग यानी शामिल होने में। इन स्पोर्ट्स हेल्प इन डेवलपिंग डिसिप्लिन, इससे हमारे डिसिप्लिन अनुशासन डेवलप होता है। फिर टीम वर्क और लीडरशिप स्किल, नेतृत्व के गुण होते हैं, टीम मतलब एक साथ काम करने के हमारे में गुण उत्पन्न। इट आल्सो प्रोवाइड अ ब्रेक फ्रॉम द मोनोटोनस का मतलब एक जैसा रूटीन, यानी जो हमारे एक दिन की दिनचर्या है, तो इससे ब्रेक हमें प्रदान करते हैं स्पोर्ट्स। इन्हेंसेंस यानी बढ़ावा देते हैं सोशल इंटरेक्शन, इसके माध्यम से हम एक दूसरे से मिलते हैं, जो सामाजिक अंतर्क्रिया हमारी बढ़ती है, बढ़ाते हैं।
फिजिकल एक्टिविटीज़, भौतिक क्रियाएं, रिड्यूसेस स्ट्रेस, उससे क्या रिड्यूस यानी कम होती है, स्ट्रेस हमारा जो तनाव होता है उसको कम करते हैं। इंक्रीज कंसंट्रेशन, और ये क्या करते हैं, कंसंट्रेशन या ध्यान केंद्रण को बढ़ाते हैं। इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, यह प्रतियोगिता वाले संसार में, स्पोर्ट्समैनशिप टीचर्स अस, स्पोर्ट्समैनशिप यानी कि जो गतिविधियाँ या फिर जो गुण एक स्पोर्ट्स पर्सन में होना चाहिए वो हमें सिखाते हैं। टू हैंडल सक्सेस को, सफलता को कैसे हम मैनेज करें, हैंडल करें। एंड फेल्यूअर, और अगर हम फेल हो जाए, असफल हो जाए, तो ग्रेसफुली, बहुत अच्छे तरह से, शोभनीय तरीके से कैसे उसको संभालें। देयरफॉर, इसलिए स्पोर्ट्स शुड बी एनकरेज, इसलिए स्पोर्ट्स को या खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। एंड मेक एन एसेंशियल, महत्वपूर्ण पार्ट बनाना चाहिए ऑफ और डेली रूटीन, हमारे दैनिक दिनचर्या का। फॉर अ बैलेंस्ड एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल, एक अच्छे जीवन शैली को जीने के लिए और संतुलित जीवन शैली के लिए स्पोर्ट्स को, खेलों को हमारे दैनिक दिनचर्या में शामिल करना अति आवश्यक है। इसी में हमारा अगला पार्ट है राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है, गद्य खंड लिखना है इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन जो भी मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से जो हम सीखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी को हम ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हेडिंग डाल दी। ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ इमर्ज्ड एज ए रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी वे, तरीका, इमर्ज यानी उभर कर आया, ऑफ लर्निंग, सीखने का, इन रिसेंट ईयर, अभी के सालों में, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के आने से। एजुकेशनल रिसोर्सेस, शैक्षिक संसाधन हैव बिकम ईजिली एक्सेसिबल, एक्सेसिबल है ना, हमारे पहुँच में आ गए, टू स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार, पूरे विश्व में स्टूडेंट्स के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, ऑनलाइन एजुकेशन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन प्रदान करती है। अलाउिंग लर्नर्स टू स्टडी एट देयर ओन पेस, ओन पेस का मतलब अपनी गति पर, अलाउ यानी परमिशन देती है, अनुमति देती है कि अपने तरीके से, अपनी गति से पढ़े। एंड कन्वीनियंस, अपनी सुविधा, कन्वीनियंस एंड सुविधा के साथ। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव यानी इसमें लागत कम लगती है। एंड प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेस, और कई तरीके के, वाइड रेंज कई तरीके के कोर्सेज प्रदान करते, दैट मे नॉट बी अवेलेबल लोकली, लोकली स्थानीय लेवल पर, लोकली स्थानीय लेवल पर जो हमारे पास में उपलब्ध ना हो, अवेलेबल है उपलब्ध। हाउएवर, यद्यपि, इट ऑल्सो पोजेसेस चैलेंजेस, इसके कुछ चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ भी है, इस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सच एस लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस है ना, आमने सामने बैठकर जो हम अंतक्रिया करते हैं, बातचीत करते, उसकी कमी होती। एंड द नीड फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, और खुद का, और इसमें हमें सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें कोई रोकने वाला नहीं होता है। स्टूडेंट को खास करके जब मोबाइल देखते हैं तो आप गेम्स में ही इन्वॉल्व हो जाओगे, कार्टून एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व हो जाओगे, तो आपका कोई रोकने वाला नहीं, टीचर्स आपको रोकेंगे, पेरेंट्स रोकेंगे, यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं। डिस्पाइट, इसके बावजूद, दिस चैलेंजेस, इस चैलेंजेस के बावजूद, ऑनलाइन जो एजुकेशन हैज़ ओपनड न्यू एवेन्यूज, एवेन्यूज का मतलब होता है रास्ते, और ओपन का मतलब होता है खोल दिए हैं, फॉर एक्वायरिंग, एक्वायरिंग यानी प्राप्त करना है, नॉलेज एंड स्किल्स, आपकी कौशल और नॉलेज प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा ने नए द्वार खोल दिए, नए रास्ते खोल दिए। मेकिंग एजुकेशन मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल, जिससे शिक्षा काफ़ी इंक्लूसिव, जो इसके अंदर हम काफ़ी लोगों को शामिल कर सकते हैं, और एक ही समय में काफ़ी चीज़ें स्वयं के लिए भी उसके अंदर शामिल हो सकती है। एंड एक्सेसिबल, जो हमारे पहुँच में या सभी के लिए पहुँच तक आ गई है या पहुँच में आ गई है। ये दोनों ही वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज वेल एज ऑनलाइन एजुकेशन, ये दोनों पर ही सेपरेट से वीडियो बने हैं, उसको आप देखिए, है ना, मीनिंग समझिए। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि अगर टाइम होता है तो इनकी भी मीनिंग्स ऐड करके नया वीडियो डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट्स इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो आपके पास में 60 पिक्चर्स दी हुई है, और इसके आधार पर आपको जोड़ना है। मोबाइल फ़ोन इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लाइफ, क्या क्या मोबाइल के प्रभाव होते हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, प्रभाव, ये एक्सेस, पहुंच होती है तो वो इन्फॉर्मेशन तक, सूचना तक पहुंच सकता है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, एक दूसरे से बात करना। कोलैबोरेशन का मतलब होता है लोगों के साथ में मिलकर काम कराना। लर्निंग टूल्स एंड ऐप्स, लर्निंग टूल्स होते हैं, उसके अंदर ऐप्स होते हैं, तो आपको इसको सेंटेंस में, ऑर्गेनाइजेशन, पूरा एक चीज़ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी, उसमें जो भी रिजल्ट मिलते हैं वो आपको अच्छे मिलते हैं, उत्पादकता। एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग के लिए आपकी पहुंच हो जाती है। चलिए अब इसको देखते थे।
इसको आप कोशिश करिए कि एक दो बार पढ़िए और ख़ुद के नए सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, तभी हम इसको कर पाएंगे। मोबाइल फ़ोन्स ग्रेटली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स लाइव्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब पहली चीज़ें हमारे पास में आ गई एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं थ्रू मोबाइल फोन स्टूडेंट्स कैन एक्सेस टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा हो सकता है कई तरीके की इंफॉर्मेशन को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से स्टूडेंट प्राप्त करना है। आई कैन गेट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। एंड फोस्टरिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, कम्युनिकेशन। जैसे आप क्या कर रहे हो, मोबाइल से कम्युनिकेट ही कर रहे हो, दो लोगों से बात करना है ना, कम्युनिकेशन करना है। एंड कोलाब्रेशन, आप कई लोगों से एक ही समय में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, वो आपका कोलाब्रेशन होता है। दे ऑफर वेरियस लर्निंग टूल्स एंड ऐप्स। अब इसकी जगह मोबाइल फोन्स हैव वेरियस लर्निंग टूल्स एंड ऐप, ऐसा भी लिख सकते हैं। दैट इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, अंडरस्टैंडिंग जो समझ, इन्हेंस की जगह पे हम इंक्रीज भी लिख सकते हैं। दैट इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ा देते हैं। रिटेंशन ऑफ मटेरियल, रिटेंशन यानी दिमाग में उसको रखने की, जो भी मटेरियल हम पढ़ते हैं उसको हम रख सकते हैं, तो इसमें हमको मदद करते हैं। इट हेल्प्स वर्ड्स हो सकता है। मोर इसके अतिरिक्त इससे मोबाइल फ़ोन्स एड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कई चीज़ों को, जैसे हम मोबाइल पे फ़ोटोज़ अरेंज कर सकते हैं, फाइल्स, लर्निंग मटेरियल अरेंज कर सकते हैं, मूवीज़ को अरेंज कर सकते हैं, या फिर और भी ऐसे ही जो भी हमारे स्टडी मटेरियल हो सकते हैं उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अच्छे से रखते हैं, अलग अलग फोल्डर में रख सकते हैं। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ जाती है। कम समय में हम बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, प्रोडक्टिव और क्वालिटी बढ़ जाएगी हमारी। अलाउिंग स्टूडेंट्स मतलब वो अनुमति देते स्टूडेंट्स टू मैनेज देयर शेड्यूल्स इफेक्टिवली। ऐसा करने से क्या आपको इसके माध्यम से अगर व्यवस्थित हो जाएगी तो आप जो शेड्यूल मतलब जो आपकी दिनचर्या है उसको आप अच्छे से, समय सारणी उसको अच्छे से बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एडिशनली इसके अतिरिक्त दे प्रोवाइड एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन। इसके अतिरिक्त ये ऑनलाइन एजुकेशन तक हमारी पहुंच बनाते हैं, पहुंच देते, मेकिंग इट ईजियर, आसान बना देते फॉर स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम एनी वेयर एट एनी टाइम। तो ये हमें स्टूडेंट्स के लिए ईजी बना देता है, क्योंकि इसके माध्यम से स्टूडेंट कभी भी किसी भी समय पर अध्ययन कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेक्शन सी ग्रामर। बहुत ही ईजी पार्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरो, चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। जो भी आपके पास में विकल्प सही दिए है उसमें से चयन करना है, गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट्स में दिए। एनीफाई, कोई भी पाँच में पाँच करना, तो जो आपको सबसे पहले सही लगते हैं उन्हें आप पहले लिख ले और कोशिश करें कि आप पूरा सेंटेंस लिखिए और उसके अंदर ब्लैंक के स्थान में आप जो आपका आंसर है सही आंसर लिखिए। ये नहीं कि इसमें आप तो 1 2 3 दिख ही नहीं रहा, तो आप कैसे लिखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, आप इस चीज़ को याद रखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा सेंटेंस लिखें। हर अंकल इज़ ब्लैंक एम एल ए, तो आपको ए एन द जो कि आर्टिकल इसका इस्तेमाल करना है। तो एम एल ए जब भी आपके पास में आए तो जब आप इसको लिख के देखिए, ये हमारा नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव का तो हम एडजेक्टिव लिख के देखेंगे। जैसे ऑनेस्ट लिख होता है तो ओ सकते, तो उसको देखते हैं तो उसके अनुसार हम एन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वॉवल साउंड है। एम इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा मात्रा या फिर वावल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आना चाहिए। नेक्स्ट, हिज ग्रैंड मदर डाइड फ्रॉम देन और ऑफ है, तो जब भी आपके पास में डाइड ऑफ, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, डाइड के साथ में आपका ऑफ ही आएगा, तो हमारा आंसर ऑफ हो जाएगा। उसके दादी जी की कैंसर से मृत्यु हो गई। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी ब्लैंक देयर, रीच्ड, हैड रीच्ड। तो इस तरह के सेंटेंस में हमें क्या देखना होता है कि पास्ट का है या प्रेजेंट का। ये देख लेते हैं, यहाँ पे हेड से पता चल गया कि हमें पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो जब भी हमारे पास में दो सेंटेंस हो ऐसे कि एक के बाद में दूसरी एक्टिविटी हो, तो अगर एक आपका अगर पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा आपका पास्ट में होगा, तो आपका पास्ट परफेक्ट वाला तो ये दिख रहा है, तो दूसरा वाला हमारा सेकंड रीच्ड ये है। ये रीच आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, रीच्ड आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी, तो आपका आंसर रीच्ड हो जाएगा। वॉक केयरफुली ब्लैंक यू विल फॉल डाउन। और यहाँ पे क्या आपका और आना चाहिए आपका, नहीं तो आप गिर जाओगे। देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन द गार्डन, तो आपको यहाँ पे प्लूरल दिख रहा है, बहुवचन बहुत सारे, तो मच आ नहीं सकता क्योंकि ये काउंटेबल में नहीं आते, जिसको गिन नहीं सकते उनके लिए आ सकता है। यहाँ पे तो हम गिन सकते, प्लूरल है। एनी का उपयोग हम कब करते हैं, जब आपके पास में कुछ के सेंस में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे जब हमें इन दोनों में से देखना है, मैनी और मच में से, तो जब हमारे पास में काउंटेबल गणनी या फिर प्लूरल हो तो वहाँ पर हमारे पास में मैनी ही आएगा। तो कई आंसर हो गए। वी ब्लैंक रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो हमें यहाँ पर टू दिख रहा है, जब भी हमारे पास में टू हो तो आपके पास में कोई और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, आपका आउट ही आएगा। वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब हम इसका आंसर्स भी देख लेते हैं। ही इज़
NMLA हो गया आपका आंसर। सेकंड में आपका हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ हो गया। थर्ड में द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड हो गया। वॉक केयरफुली और हो गया, यू विल फॉल डाउन। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। तो आपने देखा कितना ईजी है, बहुत ईजीली अगर आप इसको ध्यान देंगे तो सभी आपके आंसर्स सही होंगे। हमें सिर्फ 5 के आंसर देना है, यहाँ पे 6 दिए हुए, हम सिर्फ 5 के आंसर देंगे। नेक्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड। तो इसको सीधे नीचे चले जाते हैं, आपको क्या इस्तेमाल करना है इससे देखते जाएंगे। अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वोंट अटेंड द पार्टी। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। इफ का इस्तेमाल करना और अनलेस की जगह पे आपको इस्तेमाल करना। तो हमें पता है कि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, और हमें इफ दिया है तो हमें एक नॉट भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब नॉट अकेला जुड़ता नहीं, उसके साथ में हमको टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जोड़ना पड़ता है। ईफ यहाँ पे अनलेस की जगह पे हमने ईफ लगा दिया। ही फिर आपका मेन वर्ब है आपका इनवाइट्स है, यहाँ पे यस है तो इसलिए हमारे पास में डस आएगा, डस और नॉट लग जाएगा। इफ ही डज नॉट इनवाइट मी आई वोंट अटेंड द पार्टी। रिमेनिंग पार्ट आपका पूरा का पूरा वैसा ही है, बहुत ईजी है। आगे दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट में भी होना चाहिए और कंटिन्यूस में भी होना चाहिए। तो कंटिन्यूस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। तो जो वॉस और वर होते हैं, यहाँ पे प्लूरल है दे, इसलिए आपका वर आएगा, अदरवाइज सिंगुलर होता तो वॉस आता। दे वर, और कंटिन्यूस है तो ING आना चाहिए। तो हम क्या मेड का मेकिंग हो जाएगा, दे वर मेकिंग इट। दे हैव मेड इट तो दे वर मेकिंग इट, ये हो गया। शी इज टू टायर्ड टू वर्क। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो और दैट, सो का मतलब बहुत होता है, यहाँ पे टू का भी मतलब बहुत अत्यधिक होता है। सी इज सो टायर्ड दैट ना, आपको दैट जोड़ना है कि बोला गया दैट, फिर हम वही वर्ड शी को, जो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन है वो आ जाएगा शी, फिर कैनॉट वर्क। ही कट हिज फिंगर। कट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट लगाना है। अब इसमें हम टेंस देखेंगे तो कट लग रहा है हमें, तो इससे पता चलता है कट के तीनों ही फॉर्म कट कट होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कट कट कट, वैसे ही पुट 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 होता है। तो अगर हमारे पास में ही सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो उस कंडीशन में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो हमारे पास में कट्स आता जो है नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो उसके अनुसार जब हम उसको बदलेंगे तो हमें क्या है, एक नोट को जोड़ना पड़ता है और एक हेल्पिंग वर्ब जोड़ना पड़ता है। तो वो पास्ट सिंपल के केस में पास्ट इंडेफिनिट डिड हमारा हेल्पिंग होता है, तो ही डिड नॉट, फिर कट हिज फिंगर। ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट, अनुज इज प्लेइंग चेस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है तो हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट कहलाता है अनुज, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, और ये आपका मेन वर्ब हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बाई का यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्ट से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते, प्लेड हो गया, और हमारे हेल्पिंग वर्ब डिपेंडिंग अपॉन टेंस के हिसाब से। हमारे पास में अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनुज इज प्लेइंग चेस है तो उसकी जगह पे जब भी हमारे यहाँ पे ING है तो उसके लिए आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, इस तरह से आप सॉल्व करें। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। या आपको क्लॉज फॉर्म में भी हो सकता है, तो क्लॉज में भी अगर आता है तो आप हु का इस्तेमाल करके ऐसे सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते, कंबाइन कर सकते हैं। द बॉय हु इज स्टैंडिंग, वह लड़का जो कॉर्नर में खड़ा है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है। तो इसमें भी आपको 5 करने होंगे, यहाँ पे 6 दिए, जो आपको 5 अच्छे लगते हैं वो करिए। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेक्शन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। द बेकर्स, बेकर्स है ना जो ब्रेड वगैरह बनाते थे, आर नॉन इन गोवा, उन्हें जाना जाता था गोवा में पैडर के नाम से। लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज है ना कर्मचारी, उन्हें क्या कहा था। यहाँ पे आपका ये बंच की जरूरत नहीं है, 2 बार ये हो गया तो एक हम हटा देते। बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स यानी होता है बुरे लोग, और बंच का मतलब होता है समूह। थर्ड, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, सीगल जो चिड़िया है उसकी मदर ने क्या खाना लेके आया था, तो उसने उसके लिए फिश लेके आई थी, मछली लेके आई थी। एनी फ्रैंक कोल्ड हर डायरी, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को क्या कहा था, किस नाम, क्या नाम दिया था उसे, उसने किटी नाम दिया था। क्वेश्चन 10 थी, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम का मतलब होता है पसंदीदा मनोरंजन क्या था। तो यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट लाइन में, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर,
वॉज एवरी बीट एज इंजॉयबल, मतलब वो आनंदित कार्य था। हम आगे नहीं पढ़ते तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वो फ्रंट डोर मतलब सामने के डोर पर खड़े होना उसे बहुत अच्छा लगता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज टू वॉच। अनएंडिंग यानी जो समाप्त नहीं होने वाला, और जॉय यानी खुशी, वल्ली के लिए टू वॉच यानी ध्यानपूर्वक देखना। क्या था? न्यू पैसेंजर्स, न्यू पैसेंजर नए राहगीर। यहाँ देखते हैं हम द साइट, द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers। ये हमें आंसर मिल गया। थर्ड, द बस पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है? इसका आंसर है हमारा ट्रू। अब इसको हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ईट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, ये हमारा आंसर हो गया, तो ये सही है। नाइन्थ बी, रीड द लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। From which poem has the above lines been taken? How to tell wild animals, इस पोएम से लिखा है। Which animals has been described in the above lines? कौन सा एनिमल डिस्क्राइब किया है? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है लेपर्ड दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन? बीस्ट का मतलब क्या होता है? तो बीस्ट का मतलब अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो हम एनिमल्स होता है, और अगर आप पोएम का अगर आपको पता हो तो इस पोएम में एनिमल्स के बारे में बात किया। क्वेश्चन 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स एनी 6, कोई भी। ये आपको मैक्सिमम वन लाइनर में मिलेंगे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से है, अक्सर इसको पूछा जाता है। लेंचो होप फॉर अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। अगर हार्वेस्ट नहीं आता तो आप क्रॉप वर्ड भी लिख सकते हैं। उसने अच्छी फसल की उम्मीद किया था। या फिर लेंचो होप्ड फॉर रेन टू वाटर हिज कॉर्नफील्ड, दूसरे तरीके से इस भी लिख सकते हैं, उसने अपनी कॉर्नफील्ड जो लगाई थी, मक्का लगाई थी, उसके लिए उसने पानी की आशा की थी। एंड एंश्योर, और सुनिश्चित करे जिसके कारण कि उससे अच्छी हार्वेस्ट हो। नेक्स्ट, व्हाट कंपेल्ड, कंपेल्ड यानी फोर्स होना करना होता है। फोर्स द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, सीगल एक तरह की चिड़िया फाइनली अंततः फ्लाई करने किस चीज़ में मजबूर? हंगर यानी भूख, भूख एंड द साइट ऑफ हिज मदर विद द फूड, साइट यानी दृश्य, तो उसकी माता जी मदर जो थी वो खाना लिए हुए थे, तो उस दृश्य को देख के कंपेल्ड, फोर्स हुआ द सिंकहोल, इस चीज़ ने सीगल को फोर्स किया टू फाइनली फ्लाई, अंततः वो उड़े। वाट, ट्वीन का मतलब होता है दो, है ना, जुड़वा। ओब्लिगेशन यानी बाध्यता। डस मंडेला मेंशन, मंडेला ने बताए हैं। नेल्सन मंडेला मेंशंस, उसने बताया है, डस है तो आप प्लीज़ यहाँ पे यस आ जाएगा। द ट्वीन ओब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उसकी परिवार के प्रति एक प्रतिबद्धता है। एंड टू हिज पीपल, और उसके लोगों के लिए। दूसरी, कम्युनिटी एंड कंट्री, समुदाय और देश के लिए। वाई डिड एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एनी वॉन्टेड टू कीप अ डायरी बिकॉज सी फेल्ट लॉनली, फेल्ट यानी महसूस करती थी, लॉनली यानी अकेली, वो अकेली महसूस करती थी। एंड हैड नो रियल फ्रेंड, और उसके कोई असली फ्रेंड नहीं थे। टू कन्फाइड इन, कन्फाइड इन यानी जिस, ऐसा कन्फाइड इन का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर आप विश्वास कर सको और आपकी राज की बात बता सको। नेक्स्ट, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? नॉस्टैल्जिक अतीत के लिए ललायत, या फिर उनको अच्छा लगता था। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द ओल्ड पोर्चुगीज डेज, पुराने पोर्चुगीज के समय में, पुर्तगाली जब थे उस समय में जो वहाँ का समय था, लोग थे, जैसी स्थिति थी उसकी वो इच्छा करते थे। एंड द ट्रेडिशनल, परंपरागत ब्रेड बेकिंग, और परंपरागत तरीके से जो ब्रेड पकाई जाती थी उसके लिए वो ललायत थे। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड? कुर्ग कहाँ स्थित है? कुर्ग इज सिचुएटेड यानी स्थित है इन कर्नाटका, इंडिया, इंडिया के कर्नाटका में स्थित है। कुर्ग हमारा स्थान है। व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स? मिज ने उस बक्से के साथ में, बॉक्स के साथ में क्या किया? मिज टोर, टीयर का सेकंड फॉर्म टोर होता है, मतलब फाड़ दिया था। टीयर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, टू एस्केप, निकलने के लिए, और बाहर का वर्ल्ड देखने के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स एनी टू। अकॉर्डिंग टू फ्रोस्ट, जो हमारे पोएट से है, पोएम से है। व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? कौन से दो मत है फ्रोस्ट के अनुसार इस संसार के अंत होने के? फायर एंड आइस, ये हमारे फायर एंड आइस पोएम का नाम है। अकॉर्डिंग टू फ्रोस्ट, फ्रोस्ट कवि का नाम है। कवि के अनुसार द वर्ल्ड विल एंड, संसार का अंत होगा आइदर, या तो इन फायर, फायर जो
का इंगित करता है डिजायर इच्छा को और ग्रीड हमारी लालच को। और इन आइस, या तो फिर आइस में अंत होगा, आइस यानी बर्फ में, जो प्रतीक है हमारे हेट्रेडनेट का या फिर नफरत का। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट द वर्ल्ड विल आइदर एंड इन फायर डिजायर एंड ग्रीड और इन आइस हेट्रेड। हाउ डज द फॉग कम, फॉग यानी कोहरा, द फॉग लेसन से है। द फॉग कम्स क्वाइटली, कोहरा चुपचाप आता है शांति से, क्वाइटली। लाइक लिटिल कैट फीट, जैसे मानो बिल्ली, छोटी सी बिल्ली के पैर हो। फीट, फुट का प्लूरल फुट, फुट यानी एक पैर, फीट यानी वन, मोर देन वन लेग। कवरिंग द सिटी एंड हार्बर साइलेंटली, और वो क्या करता है पूरे सिटी को, और हार्बर का मतलब होता है समुद्र किनारा, यहाँ पर नाव वगैरह उतरती हैं, वो पूरे एरिया को साइलेंटली घेर लेता है। एंड देन मूव्स, और फिर वो आगे बढ़ जाता है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू इन द पोएम द ट्री। ट्री पोएम में पोएट ब्रांचेस को किससे तुलना करता है? द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। ट्रीज की, पेड़ों की शाखाओं तुलना करते हैं नए डिस्चार्ज पेशेंट, नए नवेले यानी अभी अभी से या बीमारी से फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, तबीयत ठीक होकर निकले जो पेशेंट है उससे तुलना करता है। सिंबलाइजिंग मतलब ये प्रतीक है या संकेत है रीबर्थ, पुनर्जन्म, एंड अ न्यू बिगिनिंग, और एक नई शुरुआत की। क्वेश्चन 13 बहुत इजी आंसर्स इंक्लूड किए हमने। आप वन लाइनर को देखेंगे तो उसके अंदर आपको मीनिंग्स भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 30 वर्ड्स एनी टू, कोई भी दो। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। कल्प्रिट यानी दोषी या बुरा व्यक्ति, कौन वास्तविक कौन था। द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वुमन हु डिसीव्स यानी धोखा देना, जो धोखा देती है हॉरेस डैनबी को, बाय प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग यानी बनकर या फिर रूप धारण करके, टू बी द हाउस ओनर्स वाइफ, जो ये रूप बदलती है अपना हाउस के ओनर्स की पत्नी के रूप में। इस तरह से वो महिला हॉरेस डैनबी को धोखा देती, इसीलिए वह उस कहानी की मुख्य कल्प्रिट या दोषी है। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, वरीड यानी चिंतित क्यों थे भोली के पिता। भोलीज फादर इज वरीड अबाउट हर, उसके बारे में चिंतित थे, बिकॉज शी इज नॉट एज प्रिटी एंड इंटेलिजेंट एज हिज अदर चिल्ड्रन, क्योंकि वह दूसरे बच्चों की तरह खूबसूरत और बुद्धिमान नहीं थी। एंड ही फियर्स, और उसको डर था कि शी विल नॉट फाइंड अ गुड मैच फॉर मैरिज, और उसे डर था कि उसको भोले के विवाह के लिए अच्छा जोड़ा या फिर दुल्हा नहीं मिलेगा। वाई हैड फॉलर वॉन्टेड टू मीट ऑसिबल, फॉलर ऑसिबल से क्यों मिलना चाहे। फॉलर वॉन्टेड टू मीट ऑसिबल बिकॉज, क्योंकि वह डिटेक्टिव यानी जासूसी कहानियों का राइटर था, एंड वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट ऑसिबल्स, और फॉलर ऑसिबल के एडवेंचरस यानी साहसिक लाइफ के बारे में, एक एजेंट के तौर पर जो साहसिक लाइफ जी रहा था उसके बारे में वो जानना चाहता था। क्वेश्चन 14 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। नरेटर का यानी लेखक का अनुभव क्या था जब वह स्टॉर्म यानी तूफान के अंदर अपने प्लेन को उड़ा रहा था। द नरेटर फील्ड स्कैड, स्कैड यानी भयभीत, उसको डर महसूस हो रहा था और वरीड चिंतित था। पैनी फ्लू द एयरप्लेन इनटू द, जब वो तूफान के अंदर अपने प्लेन को उड़ा के लेकर। शी ट्राइड टू स्टे काम, बहुत शांत रहने की कोशिश की, एंड फोकस्ड ऑन फ्लाइंग, और उसका पूरा ध्यान अपने प्लेन उड़ाने पर था। इट वॉज अ चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण, और फ्राइटनिंग यानी डरावने वाला अनुभव था, एक्सपीरियंस था। बट ही केप्ट गोइंग, लेकिन उसने अपना जाना जारी रखा। होपिंग टू गेट थ्रू द स्टॉर्म सेफली, इस आशा में कि वो तूफान से बाहर आसानी से बिना कुछ नुकसान के निकल जाएगा। फाइनली अंततः ही नोटिस्ड अनदर प्लेन, अंत में उसने एक दूसरा प्लेन देखा, विच गाइडेड हिम सेफली, जिसने उसको दिशा दी सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म, और स्टॉर्म से, तूफान से बाहर निकलने में उसको दिशा प्रदान की। एंड टू द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश की। अगर इस सेंटेंस को आप नहीं लिखना चाहेंगे तो भी चलेगा। इसका और पार्ट देखते। व्हाट डज किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट सी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। Was this what the Buddha wanted her to understand?
कौन सी चीज़ थी जो किस्सा गौतमी दूसरी बार समझी लेकिन वो पहले बार समझने में असफल रही थी? क्या बुद्धा उसको वही चीज़ समझाना चाहते थे? द सेकंड टाइम किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड समझती है द डेथ इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, मृत्यु जीवन का एक वास्तविक भाग है, एक प्राकृतिक भाग है, स्वाभाविक भाग है। एंड दैट एवरी वन एक्सपीरियंस लॉस, और हर किसी ने इस हानि को अनुभव किया। सी रियलाइजेस, वो महसूस करती है दैट शी इज़ नॉट अलोन इन हर सफरिंग, वह इस पीड़ा में अकेली नहीं है। एंड दैट एवरी फैमिली फेसेस डेथ, और हर एक फैमिली ने मृत्यु का सामना किया। फेसेस है ना, सामना किया। अब सेकंड पार्ट का देख रहे हैं। यस, दिस इज़ वॉट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, बुद्धा यही चीज़ उसको समझाना चाहते थे, या फिर वो चाहते थे कि वो इस चीज़ को समझे। दैट सफरिंग इज, कि पीड़ा जो है, दुख है, कॉमन सामान्य ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानव का एक सामान्य एक्सपीरियंस। एंड दैट एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करना, इट कैन लीड टू, यह लेके जाएगा हमें या पहुंचाएगा टू विजडम, चतुराई, एंड पीस, शांति तक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू? अ टाइगर इन द जू का थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू is about the difference between a tiger living freely in the world and the tiger kept in a zoo. फ्रीली इन द वाइल्ड का मतलब जंगल में रहने वाला, और दूसरा kept in the zoo, जू यानी चिड़ियाघर में रखे वाले की। इसके बीच में दो जो अंतर होता है जीवन में, एक खुले जंगल में और दूसरा पिंजरे में है। तो यही इसकी पोएम द टाइगर इन द जू की मुख्य विषय वस्तु है। द पोएम सोर्स, ये दर्शाती है हाउ सैड इट इज़ फॉर अ टाइगर टू बी इन द केज, कि एक शेर के लिए कितना दुख की बात है कि वो केज में है। केज यानी पिंजरे में है, यह उसके लिए काफ़ी दुख की बात है। अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल होम, अपने प्राकृतिक घर से दूर, एंड विदाउट फ्रीडम, और बिना स्वतंत्र के। इट मेक्स अस फील सॉरी फॉर द टाइगर, यह हमें टाइगर के प्रति करुणा भाव उत्पन्न करती है, इस बात के लिए दुख होता है हमें। एंड थिंक अबाउट, और सोचते हाउ रॉन्ग इट इज़ टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन जू, और कितना गलत है जानवरों को, जंगली जानवरों को चिड़ियाघर में रखना, कैद करके रखना। इसी का और भाग देखते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा? अमांडा का मुख्य विषय वस्तु क्या है? द पोएम अमांडा इज अबाउट हाउ अडल्ट्स ऑफन, अमांडा पोएम है अडल्ट्स ऑफन यानी अक्सर गिव टू मैनी इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे अनुदेश यानी कहने के लिए कहते हैं, एंड रूल्स टू चिल्ड्रेन, और बहुत सारे नियम बच्चों को देते हैं। लाइक अमांडा, जैसे अमांडा को दिए। दिस कॉन्स्टेंट यानी लगातार, स्कोल्डिंग यानी डांट, स्टॉप्स हर फ्रॉम, रोकती है, फ्रॉम हर बीइंग फ्री एंड क्रिएटिव, वह उसे मुक्त और सृजनात्मक कुछ नया क्रिएट करने से रोकती। अमांडा वांट्स टू इमेजिन, वह कल्पना करना चाहती, वांट यानी चाहना, इमेजिन कल्पना, एंड एक्सप्लोर यानी खोजना हर ओन वर्ल्ड, वो अपना संसार को खोजना चाहती। बट लेकिन द रूल्स मेक हर फील ट्रैप्ड, लेकिन ये जो नियम होते बड़ों द्वारा बनाए गए, वो उसको एक ट्रैप्ड यानी वो फंस गई, किसी पिंजरे में फंस गई, ऐसा महसूस कराती है। द पोएम टीचर्स, बताती है हमें, सिखाती है दैट चिल्ड्रन शुड बी गिवन स्पेस टू ड्रीम, थिंक, एंड एंजॉय देयर चाइल्डहुड विदाउट टू मैनी रिस्ट्रिक्शन। यह हमें सिखाती है कि बच्चों को हमें सपने देखने के लिए जगह देना चाहिए, स्वतंत्रता देना चाहिए, सोचने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, और वो अपना बचपन इंजॉय कर सके, आनंद ले सके बचपन का, विदाउट, बिना टू मैनी रिस्ट्रिक्शन, बिना बहुत सारे प्रतिबंध के, रिस्ट्रिक्शन एंड प्रतिबंध। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। 75 वर्ड्स में आपको लिखना है। इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पैम्फ्रे सेज दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वाई? अंत में मिसेस पैम्फ्रे क्यों कहती है ट्रायम्फ? ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री ऑफ सर्जरी, सर्जरी की विक्ट्री या जीत हुई है। एट द एंड ऑफ द लेसन, लेसन के अंत में मिसेस पैम्फ्रे सेज कहती है दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की, सर्जरी का मतलब, सर्जरी का वैसे मतलब होता है चीरफाड़ होना, लेकिन यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो सर्जरी की विजय कैसे? बिकॉज, क्योंकि सी इज़ वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, वह काफ़ी खुशी होती है, ग्रेटफुल यानी आभारी रहती। हर पैट डॉग ट्रिकी, जो उसका पालतू कुत्ता रहता है ट्रिकी, वॉज वेरी सिक एंड अनहेल्दी, क्योंकि वो बहुत बीमार और अस्वस्थ था। आफ्टर गेटिंग ट्रीटेड बाय द वैट,
मिस्टर हैरियट। लेकिन मिस्टर हैरियट जो वेटनरी डॉक्टर थे, वेट उसका शॉर्ट फॉर्म है वेटरनरी डॉक्टर का, उसके लिए इस्तेमाल किया। उसके ट्रीटमेंट के बाद में ट्रिकी बिकम्स हेल्दी, वो बहुत स्वस्थ हो गया एंड एक्टिव अगेन, और पुनः वो सक्रिय हो गया। मिसेस पैम्फ्रे फील्स, महसूस करती है मिसेस पैम्फ्रे दैट सर्जरी एंड ट्रीटमेंट, सर्जरी और जो उसने ट्रीटमेंट दिया था वहाँ पर, उनका इलाज किया था, वर्कड वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा काम किया था, एंड सी इज़ थैंकफुल फॉर इट, और वो उसके लिए आभारी रहती है। और हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकेम विजिबल इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। द इनविजिबल मैन, विजिबल है ना, दृश्य दृश्य होता है, और इनविजिबल है जो दिखता नहीं हो। तो इनविजिबल मैन ग्रिफिन रहता है। फर्स्ट बिकम विजिबल, पहली बार वो विजिबल होता है व्हेन ही स्टेप इनटू द लंदन स्टोर, पहली बार जब वो स्टेप लेने दाखिल होता है एक लंदन स्टोर में, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, ईट खाने के लिए, और कपड़े पहनने के लिए। द स्टोर असिस्टेंट, जो स्टोर का सहायक होता है, कर्मी होता है, फाउंड हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति को पहचान जाता है, एंड ही हैड टू रन अवे, और ग्रिफिन को वहाँ से भागना पड़ा। रिमूविंग हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े हटाकर, टू बिकम इनविजिबल अगेन, ताकि वो पुनः इनविजिबल मतलब अदृश्य हो जाए। हिज मडी, उसके फुटप्रिंट है ना, पैरों के छाप जो कि मड कीचड़ से लगे होते, उसकी छाप जो बन रही थी मड, वह सीन बाई टू बॉयज, उस छाप को, पैरों की छाप को दो बच्चों ने, लड़कों ने देखा। विच लेड टू द टाइटल, इसी से उसका टाइटल है स्टोरी का, द फुटप्रिंट विदाउट फीट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, यहाँ पर हमने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के ट्रांसलेशन हिंदी मीनिंग भी ऐड करे, जो आपको क्वेश्चन आंसर्स समझने में बहुत मददगार साबित होंगे। इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें अगर एक्स्ट्रा होती, इसके अतिरिक्त छूट जाती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसी को हम MP स्कूल नोट्स ब्लॉग स्पॉट पे हम इसको अपलोड कर देंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब फसल होता है। कंपेल्ड, फोर्स मजबूर किया। ओब्लिगेशन कर्तव्य। कन्फाइड, विश्वास में कहना। नॉस्टैल्जिक, अतीत के लिए चाहत रखना है, ललायत होता है। सिचुएटेड, स्थित होना। लाइनिंग, अस्तर या फिर अस्तर बोलते हैं। डिज़ायर, इच्छा। हार्बर, यहाँ पे अगर हार्बर स्पेलिंग गलत लग रही है, यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से हार्बर की स्पेलिंग में HARBOUR होना चाहिए। बंदरगाह या फिर शरण। सिम्बलाइजिंग, प्रतीकात्मक। डिस्यूज, धोखा देना। डिस्यूज यानी धोखा देना। एडवेंचरस, रोमांचक। एक्सपीरियंस, अनुभव। यहाँ पर हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। वेरी सुन वी विल अपलोड PDF और डॉक्स ऑफ द पेपर ऑन द साइट mpschoolnotes.blogspot.com। इस साइट पे हम बहुत जल्दी आपको PDF या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। फॉर फर्दर डिटेल्स सी डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। आप कमेंट्स लिखना मत भूलिए, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको आप शेयर करिए। अगर स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप सेटिंग में जाके स्पीड को कम या ज़्यादा कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कॉपी कर लीजिए, उसको लर्न करिए, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मीनिंग और स्ट्रक्चर समझिए। इसके अलावा वंस अगेन और चीज़ें, अभी टाइम है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, तो आप वन लाइनर जो भी हम कमिंग टाइम में प्रेजेंट करते रहेंगे उसको जरूर देखना। तो उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स भी पूरे कंप्लीट करेंगे और ग्रामर पार्ट भी आपका पूरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।